फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो हम लोग अपनी जो मेंस की सीरीज़ को कवर कर रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं एंड इसमें हम लोग GS1 को कवर कर रहे थे, यानी जो PYQ 2022 है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। GS1 के आई थिंक 5-6 लेक्चर्स हो गए थे, 7 लेक्चर्स हो गए थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कास्ट अलाइंस की बात करते हैं। तो कास्ट अलाइंस एमिनेट्स फ्रॉम सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर एंड डोंट स्प्रिंग फ्रॉम प्राइमोडियल आइडेंटिटीज़। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी कास्ट अलाइंस आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से होता है, सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स से होता है और किसी प्राइमोडियल आइडेंटिटीज़ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं पहले कास्ट अलाइंस होता क्या है। इट इज़ फॉर्मल एग्रीमेंट या बेसिकली ट्रीटी अमंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप फॉर कॉमन कॉज, यानी किसी एक कॉमन कॉज के लिए जो अलग अलग डिफरेंट कास्ट ग्रुप होते हैं उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट अलाइंस बोलते हैं। दूसरा देखेंगे रीजनल पार्टीज प्रोग्रेस सम कम्युनिटी कास्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कुछ जो कम्युनिटी कास्ट होती हैं वो रीजनल पार्टीज के बेस पे अपना क्या करती हैं, बेसिकली प्रोग्रेस करती हैं। जैसे भाजपा की बात कर सकते हैं, राइट्स ऑफ दलित के लिए बेसिकली क्या करते थे, दे फाइट। दूसरा कास्ट अलाइंस फ्रॉम सेकुलर पॉलिटिकल फैक्टर देख सकते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो आपको दिया जाता है, ठीक है, उसकी जो डिमांड की जाती है। दूसरा, जैसा हार्दिक पटेल की बात करते हैं, उन्होंने डिमांड की थी पटेल कम्युनिटीज़ के लिए कि उनको क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डिमांड ऑफ कास्ट सेंसस, रिजल्ट ऑफ अलाउंस ऑफ बैकवर्ड कास्ट। जो भी आपका बैकवर्ड कास्ट है उसके अलाइंस का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। डिमांड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन, यानी 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप देना चाह रहे हैं, तो ये भी उसी पार्ट में आ जाता है। दूसरा, मेगा अलाइंस जो आपको देखने को मिलता है ताकि रूलिंग गवर्नमेंट को काउंटर किया जाए, जैसे बिहार इलेक्शन की आप बात कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से कास्ट को वो किया जा रहा है, कोई ना कोई कास्ट बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक कास्ट अलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मेन रीजन क्या है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर है और वो सेकुलर है। ऐसा नहीं कोई रिलीजन कोई वैसा कर रहा है, नो, इट इज टोटली सेकुलर एंड पॉलिटिकल आपको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा, अगर आप देखेंगे प्राइमोडियल आइडेंटिटीज, जैसे इन्फ्लुएंस कास्ट अलाइंस अप टू फ्यू एक्सटेंट। ऐसा नहीं होता है कि जो पहले से कास्ट बेसिकली अलाइंस चला आ रहा होता है वो कहीं इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले का पार्ट था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। इंटरकास्ट मैरिज की बात कर सकते हैं, फीलिंग ऑफ प्योर, इम्प्योर एंड डीप इंडिया की बात करेंगे। ट्राइब्स वो आपस में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फॉर कलेक्टिव कॉज। यानी कुछ ना कुछ अगर आप देखेंगे, जैसे संस्कृताइजेशन हो रहा है कल्चर का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कास्ट अलायंस में खुद को सिक्योर बांधते हैं कि भाई अगर हमारा कास्ट रहेगा हम एक अलायंस पर आएंगे तो वील बी सिक्योर। तो इसीलिए वो आपस में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये प्राइमोडियल आइडेंटिटी का जो फैक्टर होता है बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर जो आपको देखने को मिल रहा है कैसा है, वो सेकुलर और पॉलिटिकल फैक्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया ना। ये जो आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट वाइज दिस वुड बी वेरी गुड। ये जो आप एग्जाम्पल दे देंगे, ट्रस्ट में ये काम बेसिकली टॉपर्स करते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। इसलिए मैंने कहा ना, कंटेंट वुड बी इनफ। आपको प्रैक्टिस करनी है कि उतने टाइम में आप इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में ये चीज़ें याद कैसे कर पाएंगे, और वो तभी आएगा जब अभी आप लिखते रहेंगे धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कास्ट सेलिब्रेट कल्चर एंड ट्रेडिशन नॉट डिविजन ऑफ सोसाइटी। कास्ट बेसिकली क्या होना चाहिए, कल्चर और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करने का एक मेथड होना चाहिए, ना ही सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। यानी हम किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सबका साथ सबके विकास पे। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, कि कास्ट अलाइंस कहाँ से इमिनेट होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर से, ना कि प्राइमोडियल आइडेंटिटी से। अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉजेज, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स मेन सबके लिए। तो इसमें सबसे पहले कॉज क्या होता है, ओरिजिन क्या होती है, स्ट्रक्चर, वेदर, सारा आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाना है। सबसे पहले आता है प्री कंडीशंस पे। कौन कौन सी प्री कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। तो सबसे पहले वार्म ओशन आपको चाहिए होता है, वाटर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए होगा। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं जो लेटेंट हीट के लिए चाहिए होती है। मिनिमम डिस्टेंस 500 किलोमीटर होता है इक्वेटर से। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका कोरियोलिस फोर्स है वो आपका इक्वेटर के पास लगभग ना के बराबर होता है। उसके बाद आपको कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से। अर्थ है आपकी, अर्थ मूव कर रही है, उसकी वजह से जो आपका फोर्स है दैट इज कोरियोलिस। प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस होता है। वर्टिकल जो विंड शेयर होता है बहुत कम होना चाहिए। जो विंड का वर्टिकल शेयर होता है ना, जो बेसिकली एक तरीके से डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, वो बहुत कम होना चाहिए स्पीड्स वगैरह में। हॉरिजॉन्टल ज्यादा रहना चाहिए। ठीक, फॉर्मेशन की अगर आप बात करेंगे, उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या होता है, प्री कंडीशन देख ले कैसे बनता है। अब ये बेसिकली होता क्या है इसके बाद, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, इट इज रैपिड रोटेटिंग स्टॉर्म। यानी स्टॉर्म है वो क्या कर रहा है, रैपिड तरीके से रोटेट कर रहा है। कैरेक्टराइज कैसे होता है, लो प्रेशर सेंटर, यानी जो सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही लो प्रेशर का एरिया हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा तेज हवाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। स्पाइरल अरेंजमेंट होता है थंडर स्टॉर्म का, यानी इस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट अभी आप हम लोग देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलता है। एंड दूसरा क्या ऊपर, ट्रॉपिकल एरियाज ओवर ओशंस, बेसिकली आपको जो ओशन है उसके ऊपर, ठीक है, एंड आपके ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिल जाएगा।
सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ओशन सरफेस होता है उसको, वो पानी गर्म होगा तो अपने ऊपर वाली एयर को क्या करेगा, वार्म करेगा। गर्म हवा की टेंडेंसी होती है वो ऊपर जाएगी, अपर लेयर में जाएगी, एंड एयर कंडेंस रिलीज लेटेंट हीट। यहाँ पर एयर आपकी गर्म तो नहीं रहेगी, थोड़ी सी क्या होगी, कंडेंस होगी, आपस में पास आ जाएंगे सारे के सारे पार्टिकल्स, एंड इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट को जनरेट करेंगे। इससे आपकी हवा और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो ये वाला प्लेस जो होगा ये खाली हो जाएगा। इसको फिल करने के लिए साइड की हवा यहाँ से क्या आएगी, इस एयर को, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। फिल गैप सराउंडिंग एयर फिल्स इन इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ आएगी, डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। नाउ ये अंदर आ तो रही थी, लेट मी शो यू, है ना, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी क्लियर दिस ऑल। हाँ, अब देखिए ये अंदर की तरफ हवा आ रही है, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ढूंढेगी कहाँ पर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एंड क्लॉकवाइज ढूंढेगी कहाँ पर, साउदर्न में। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये स्पाइरल अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये फॉर्मेशन का होता है तरीका। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे होता है कि आपका जो पर्टिकुलर हाँ, ये देखिए यहाँ से आपकी ओशन सरफेस गर्म है, यहाँ से एयर वार्म होगी, वार्म होकर ऊपर जाएगी और कंडेंस होगी, लेटेंट हीट जनेगी, इससे हवा और ऊपर जाएगी। नीचे का एरिया खाली हुआ, साइड एयर वाली हवा इसको भरने की कोशिश करेगी, भरने के बाद कोरियोलिस फोर्स होगा जो इसको डिफ्लेक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या स्पाइरल मूवमेंट कर देगी, एंड विंड आपकी तेज होती चल जाएगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। सेंटर में आपको आई देखने को मिल जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका आई वाला, ठीक है। यहाँ पर सबसाइडिंग एयर होती है, वार्म एयर सबसाइड, नीचे की तरफ जा रही होती है गर्म हवा, साइड से उठेगी और यहां से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। लो प्रेशर होता है, 10 से 5 किलोमीटर का डायमीटर होता है, क्लाउड फ्री एंड पूरा क्लीन एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई बारिश कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फिर साइड में आता है आई वॉल, ये वाला एरिया जो होता है, दिस वन, ठीक है। ये जो एरिया होता है सर्कुलर रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, यहाँ पर आपकी एयर सर्कुलर रोटेट कर रही होती है। अपवर्ड फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड होती है लगभग 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रिंग वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल रेन एंड हाई वेव्स, जैसे अम्फान देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका स्टॉर्म होता है ना, ये बहुत ही वायलेंट विंड्स, बहुत ही ज़्यादा टॉरेंशियल, बहुत ज़्यादा बेसिकली अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड में एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका रेन लेके आएगा एंड बहुत हाई वेव्स लेके आता है, ठीक। थर्ड अगर आप देखेंगे स्पाइरल बैंड, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, अभी हमने देखा किस तरीके से ये आपका सर्कल कर रहा है। लेट मी बेसिकली थिकन दिस, सी ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट आपका ये आपका स्पाइरल पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये स्पाइरल बैंड्स होते हैं, एयर असेंड करती है, एयर का ऊपर जाने का तरीका ऐसा होता है, बीच वाला देखिए सबसाइड कर रहा था एंड साइड में ये स्पाइरल बनाते हुए ऊपर चली जाएगी, ठीक। यहाँ पर ये क्यूमुलस जो आपके क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं उसको बनाते हैं, एंड अपर लेवल पे सीरस क्लाउड्स बनाते हैं। क्यूमुलोनिम्बस या स्ट्रेटोक्यूमुलस देखेंगे ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैवी रेन के लिए। जो ब्लैक कलर के क्लाउड्स आपको बेसिकली दिख रहे हैं ना, ये वही वाले क्लाउड्स होते हैं, तो ये रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड एट लास्ट आपको एक दो एग्जांपल देखिए, बेसिकली इसको क्या करना है, पूरा अपना कंक्लूड कर देना आंसर कि क्या क्या कर सकता है एंड रीसेंट पे कौन सा है। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, एंड ये आपका कौन सा था, आपकी कास्ट लाइन्स के बारे में। सो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कवर हो गए, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 16, एक क्वेश्चन 20 हम लोग कर चुके हैं, आई थिंक 19 कर चुके हैं। तो अभी आपके GS1 के सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 18 और 19, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कोशिश करिए आंसर लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।